पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है, तो उसके लिए 50 जो मेंबर वफ्द है वो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान पहुंचा है। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि सऊदी वली अहद भी आएंगे। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रॉमिस कि वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। और ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, लेकिन फैज़ाबाद धरना सिटिंग केस के हवाले से आज हियरिंग हुई। उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह नोट किया कि किस तरह से एग्जॉनरेट किया गया है फैज़ हमीद को, और पेमरा के हवाले से उन्होंने क्या कहा और कितने डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शो की। ज़रा आप खुद ही देखिए। नहीं तो रुकना चाहिए। नहीं, but I'm really disappointed in this report. I mean, you called itself a report. What is it reporting? There were terms of reference. You have to give a finding, or say we are incapable of carrying out our task. What are they doing? Wasting the time of the nation? ये सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी, कुछ nothing. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी थी। नेक्स्ट है पेमरा का चले वो जब टू इंक्वायर टू इन एक्शन ऑफ पेमरा। वैसे तो बहुत फुर्ती में होते हैं, यहाँ कुछ नहीं नजर आएगा उनको। प्रोपगेशन ऑफ वायलेंस, इनको कवरेज दो। आजकल तो है ना साउंड बाइट किसकी है, कोई आग लगा रहा है, ये कर रहा है, भाई चलो उसको लाइव टीवी पे दिखाओ कि और लोगों को इश्तिहाल दिलाओ। आप इस तरह से पोर्ट्रेट कर सकते हो कि ये गलत काम हो रहा है। हीरो बना के तो नहीं पोर्ट्रेट करें। It was more like और नहीं, और देखिए दूसरी बात ये है कि जो जितने रिव्यू वाले थे ना, आज कोई नहीं कह सकता है, कोई सियासी जमात नहीं कह सकती जिन्हें रिव्यू। ये सीधी सादी बात कर लो यार, भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं। Given the growing number of offences in all parts of the country, attracting provisions of PICA 2016, there is a need to designate the police as an investigating agency alongside FIA. In addition, both the police and must be... What is they done? ये भी बता रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसका क्या ताल्लुक है ऐसी चीजों से? मतलब तकरीर झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये कमीशन के मेंबर्स? Until recently, in pursuance of the act, your job was to ensure that these things don't happen. Fix some responsibility if you can. Given the number of offences in all parts of the country, there is a need to designate the police as an investigation agency alongside FIA. फिर आप ना पार्लियामान हो और ना कोर्ट ऑफ लॉ हो। एक तरफ ये पार्लियामान के हकूक ले रहे हैं, एक तरह का हुकूमत के हकूक ले रहे हैं, और एक तरह कोर्ट के हकूक ले रहे हैं। फिर आपसे एक काम क्या था कि ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में करके बता दीजिए आप कर सकते हैं, इस काबिल हैं या नहीं है। ना आप कोर्ट ऑफ लॉ हैं ना पार्लियामेंट हैं, तो आप ऐसी फाइंडिंग्स कैसे दे सकते हैं, ऐसे इख्तियारात अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहे इस पे, और बार बार जब फैसला भी लिखवा रहे थे तब भी बार बार इंटरप्ट किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऑफ कोर्स ये 3 मेंबर बेंच ये केस सुन रहा था, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, नईम अख्तर अफगन साहब और इरफान सादत खान साहब मौजूद थे। अब हम दूसरी तरफ अगर देखें तो 3 मेंबर बेंच ने आज एक बड़ा रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पिटिशन थी, जिसके हवाले से जो 78 नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें जो कि इस वक्त लग रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफर करती हैं पार्लियामेंट को, उनको जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको सस्पेंड किया है। इससे क्या निकलेगा, गौर खान साहब क्या कह रहे हैं, और उसके बाद तारड़ साहब बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। वो कह रहे हैं आर्टिकल 51 की तशरीह और आर्टिकल 106 की तशरीह के लिए ज़रूरी होता कि ये लार्जर बेंच करता, लेकिन ये मामला लार्जर बेंच के हवाले से लॉयर्स कमेटी को भेजा जा चुका है और कहा गया है कि 3 जून से इसकी समाअत शुरू होगी और रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये देखा जाएगा। तो लेकिन अभी तक जो है वो 78 मेंबर्स सस्पेंडेड हैं, तो इसका मतलब है उनका कोई वोट अब के बाद शामिल नहीं किया जा सकता। जो पहले हो गया वो हो गया। गौर खान साहब क्या कह रहे हैं, लेट्स गो सी दैट। कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी। 78 सीट्स दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा ले और कानून और इनके मुताबिक इस पर फैसले करें। एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो।
इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, सेनेटर हैं, PTI से ताल्लुक़ है और आज पार्लिमानी जो लीडर है उनका भी रोल आपको दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अली ज़फ़र साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इसी पर आ जाते हैं कि ये कितनी बड़ी रिलीफ आपको लगता है ये ऑफ़र करेगा और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हुकूमत के हवाले से, क्योंकि हुकूमत कोई जुडिशल पैकेज का अनाउंसमेंट करने जा रही थी और एक डिजिटल मीडिया पर बिल भी है जो कि वो फौरी तौर पर तेज़ी से मंजूर कराना चाहती है। अब इसमें इनका कितना मैलिफाइड इंटेंट है वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये आपको लगता है रिलीफ विल कैरी थ्रू? जी देखिए, फिलहाल जो इमीडिएट रिलीफ है वो तो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि किसी किस्म की आईनी तरमीम जो है उसको बुलडोज नहीं किया जाएगा, ना किया जा सकता है। हमें खदशा ये था एज PTI के चूँकि रिजर्व सीट्स को बांट दिया गया है मुख्तलिफ हुकूमती जमातों में, इसलिए हो सकता है कि वो कोई ऐसी आईनी तरमीम लेके आएँ और उसको बुलडोज कर दें जिससे कौम और मुल्क को भी नुकसान हो, आज़ादी जो है, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी उसको भी नुकसान हो, या कोई इलेक्शन लॉज में ऐसी तब्दीली करें जो कि कल के आने वाले इलेक्शंस में या जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें कोई मसला क्रिएट हो। तो हमें ये खदशा था। आज की जो रिलीफ मिला जिसके अंदर मेरी नज़र में ये वाज़ेह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रिजर्व सीट्स वाले हैं वो फ़िलहाल किसी किस्म की वोटिंग जो पार्लियामेंट में है वो उसमें नहीं हिस्सा ले सकते। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद अब आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी, तो ये खदशा या ख़तरा जो था फ़िलहाल टल गया है। दूसरा, इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, जिस तरह आपने जी नहीं बोलिए प्लीज, कंटिन्यू सर। दूसरा मैं कह रहा था कि इसके जी दो पहलू हैं इस केस के बड़े अहम जो नोट करने वाले हैं। एक तो ये है कि एक हिस्सा इसका ये है कि जो बांट दिए गए थे रिजर्व सीट्स बाकी पार्टीज को, ये आइन के खिलाफ था, क्योंकि आइन कहता है कि आपको सिर्फ उतनी रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं जितने आपके इलेक्टेड मेंबर्स हों, मुंतखब मेंबर्स हों पार्लियामेंट में, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितनी रिजर्व सीट्स मिलनी थी सुन्नी इत्तेहाद को दूसरी पार्टीज को दे दी, अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस थे हुए सेनेट के भी जो मेंबर्स इलेक्ट हुए, या जो दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन था या स्पीकर का इलेक्शन था, वो सारे फिर एक तरह से गैर कानूनी, गैर आईनी हो जाएंगे और फिर दोबारा से उनको कराना पड़ेगा। और इस केस का दूसरा पहलू जो है वो ये है कि क्या ये जो सीटें, जो रिजर्व सीट्स हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए कि नहीं। वहाँ डिबेट ज़रूर है, दोनों साइड पे बहस है, आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मेरी नज़र में ये चूंकि अब एक सुन्नी इत्तेहाद का एक मेंबर बन चुका है, इलेक्शन में हिस्सा लेके वो आ चुका है इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाबात में, इसलिए अब वो सारे की सारी रिजर्व सीट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद को जा सकती हैं, क्योंकि उसको अब एक पार्लियामेंटी जमात समझा जाएगा। तो इसलिए ये भी अगर हो गया तो फिर मेरा ख्याल है जो PTI की स्ट्रेंथ वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, ये बात हो रही थी क्योंकि आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि अगर आपने कोई जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि उन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं। तो ये कमेंट्स आए, लेकिन उसके बाद मैंडेट किस तरह से आप किसी और को दे सकते हैं? जो चोजन मैंडेट होता है, जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका मैंडेट आप कैसे चोरी कर सकते हैं, जो कि आपकी भी बात है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी किया, तरमिला साहब। मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ, ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग ने एक वक्त पे कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना गलती थी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ रहते तो बेहतर था। तो यू थिंक दैट स्टैंड्स करेक्ट टुडे, या आपको लगता है कि आपने ठीक किया? देखिए, ये तो डिबेट अब पुरानी हो चुकी। ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसा रूट इस्तेमाल करते या ऐसा रूट लेते जो 100% सेफ था, तो वो इस रूट से बेहतर होता है जहां कोई डिबेट हो जाए या झगड़ा हो जाए। तो उस लिहाज से तो वो हाइंडसाइट में आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं ख्याल है इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ ऑब्जेक्शन लगाई थी पेशावर हाई कोर्ट ने, वो ये थी कि उनके पास पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं है। अब चूंकि सीट आ गई है तो वो जो इतराज था वो खत्म हो गया है, तो पोजीशन अब तब्दील हो गई है मेरी नज़र में। अब बेहतर और स्ट्रॉन्गर केस, ज़्यादा मजबूत केस हो गया है।
और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट देखेगा इसको, लार्जर बेंच इसको देखेगा और इस पर फैसला करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। इस किस्म का केस अभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ इस इशू पे, इसलिए पहली बार ये फैसला होगा। कुछ भी हो सकता है फैसला, लेकिन यकीनी तौर पे इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर एक आईनी बुरहान पैदा कर दिया है। जो एक मेंबर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि नहीं, आप ना तो ये सुन्नी इत्तेहाद को दें सीटें, ना दूसरों को दें, पहले आईनी तरमीम का इंतजार करें। लेकिन बाकी मेंबर्स ने नहीं माना और उन्होंने जाके ये जो रिजर्व सीट्स थी दूसरे पार्टीज को दे दी। बेहतर ये होता कि वो दूसरी पार्टीज को ना देती और इंतजार करती। अगर आईनी तरमीम की जरूरत थी तो फिर हम सारे मिल बैठ के कर लेते, लेकिन उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ के चले गए, जिसकी वजह से ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ये एक तरह से बढ़ गया। अच्छा, तारिर साहब बहुत नाला नजर आए। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह जो है, इसके लिए लार्जर बेंच ही कोई उबूरी हुक्म देता तो बेहतर होता। अब वो भी लार्जर बेंच मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये उबूरी हुक्म जो है वो 3 मेंबर बेंच से आया है, अच्छा होता कि लार्जर बेंच से आता। और आप भी जो लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं सर, कितनी स्ट्रेंथ होगी लार्जर बेंच की जिसका हुक्म आपको भी सही लगेगा और शायद तारिर साहब को भी? जी देखिए, जाती तौर पे तो मुझे तो कोई भी बेंच का नहीं है। 3 मेंबर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट और अहम फैसला होता है जितना 5 मेंबर बेंच का होता है। लेकिन अगर एक पहली बार एक इशू आया जिसके ऊपर पहले कोई फैसला ना हो, और वो एक अहम इस तरह का सियासी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, जिसपे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत है, तशरीह की जरूरत है, बहुत अहम तशरीह की। और चूंकि निचले वाले जो जजेस थे पेशावर हाई कोर्ट के, वो भी 5 जजेस थे जिनका फैसला चैलेंज हुआ है, तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि 5 मेंबर होने चाहिए तो वो भी उस पर भी कोई मुझे एतराज़ नहीं, और वो अच्छी बात है। 5 मेंबर्स बैठ के सोचेंगे, या लार्जर उससे भी मेंबर बना दें अगर, लेकिन 3 भी होता तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। ये 3 मेंबर बेंच ने जो फैसला किया है, बहुत सारे केसों में जो इंटरम ऑर्डर होता है वो 3 मेंबर ही देते हैं और फिर वो लार्जर बेंच बना देते हैं। तो ये कोई ऐसी अजीबोगरीब बात नहीं हुई जिसके ऊपर किसी को या तारिर साहब को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, गौहर खान साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये बात, ये जो फैसला है खुशाइंद है, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत लूज होती है हुकूमत की, ये बात भी उन्होंने की। लेकिन उन्होंने उस साथ साथ ये कहना जरूरी समझा कि ये कोई मुज़ाकरात का नतीजा नहीं है, हमारी कहीं बातचीत नहीं हुई। तो ये कहना आपको लग रहा है जरूरी था, और ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके बारे में कोई हतमी बात नहीं होती, तो ये सेंटेंस ऐड करने की जरूरत क्यों करके पेश आई आपको लगता है गौहर खान साहब को? ये देखें, सेंटेंस ऐड करने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। मैंने उनका इंटरव्यू पूरी तरह नहीं देखा, आपका सिर्फ क्लिप जो है वो सुना। हो सकता है किसी ने सवाल पूछा हो और वो सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की हो, वरना इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस केस से। केस का तो एक फैसला होना है आइन की जो शिकें हैं उसके मुताबिक, और जो कानून की जो आर्गुमेंट्स होंगी, कानूनी बहस होगी, उसके ऊपर फैसला होना है। इसका मुज़ाकरात या ना मुज़ाकरात होने से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक सियासी पहलू है और सियासी बहस है, और सियासी उसको जो है प्लेटफॉर्म पे ही उसकी बहस होनी चाहिए। उसका इस केस से तो ताल्लुक मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आता। ठीक है सर, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। कभी शेर अफजल मरवत साहब आ जाते हैं सामने, आज शेख वकास अकरम साहब आ गए हैं, कोई म्यूजिकल चेयर्स हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइंड मेकअप कर चुकी है किसी हवाले से, लेकिन क्योंकि आज शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट मतलब बात तो अजीब सी की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का कोई इस्टेब्लिशमेंट सेगमेंट है जो कि उनको नहीं चाहता कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। तो आपको लगता है ये आपकी पार्टी में भी कोई इस्टेब्लिशमेंट नुमा कोई सेगमेंट है? नहीं, पहले उन्होंने एक लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल ज़रूर किया है, अखबार में तो इसी तरह रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उनका मकसद कहने का ये है कि इख्तलाफात हैं और ग्रुपबाजी हो रही है पार्टी के अंदर। शायद वो उस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यकीनी तौर पे इस इशू पे
मुखालफत है उनकी कुछ लोगों में, और वो उस वजह से एक इम्प्रेशन यही आ रहा है कि एक इशू बना हुआ है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं, स्पेशली जब पीएसी की अपॉइंटमेंट का मसला है। अल्टीमेटली फैसला इमरान खान साहब ने करना है, और वो जो फैसला करेंगे उसके बाद फिर सारे उसको यकीनी तौर पे मानेंगे। लेकिन मैं इसको इख्तलाफात को ये नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी ना किसी इशू पे कोई ना कोई मामला ऐसे आते हैं जहाँ मुख्तलिफ राय होती हैं, क्योंकि सारे आज़ाद एक तरह से पॉलिटिशियंस हैं और वो समझ बूझ रखते हैं, वो अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो ये इसको इख्तलाफात समझता हूँ मैं, और वो इख्तलाफात अल्टीमेटली जब फाइनली पार्टी की लीडरशिप, किसी भी पार्टी की लीडरशिप जब फाइनल फैसला कर दे, उसके बाद वो इख्तलाफात एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरी ये है कि इस पर एक बार फाइनल फैसला हो जाए, और फिर जो भी फैसला है वो फिर यकीनी तौर पे सारे मानेंगे। तो इसको मैं यकीनी तौर पे डिनाई नहीं कर सकता कि एक इख्तलाफात हैं इस इशू पे, लेकिन वो इख्तलाफात ही हैं, उसको कोई आप उससे ज़्यादा स्टेटस नहीं दे सकते। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है ना कि ये कोई लिखा हुआ नहीं है आइन में कि ये पोजीशन ऑपोजिशन को ही दी जाए, और ये हो सकता है कि हुकूमत ना दे, और नॉन सीरियस होने पे शेर अफजल मरवत साहब के कुछ इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आए हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से भी। आपको पता है हमारी इन्वेस्टमेंट उनसे बड़ी जुड़ी हुई है। तो इन तमाम तर मामलात में ये हो सकता है कि आपको ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना ऑफर की जाए, ये हुकूमत अपने पास रख ले। तो इस पर आपको लगता है कि कोई आईनी बहरान जन्म लेगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नेशनल असेंबली को कि जैसे कह रही है हम चलने नहीं देंगे, ऐसा कोई मामला हो सकता है? जी देखें, जहां तक प्योर कानून का सवाल है तो यकीनी तौर पे कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि पीएसी किसको जाएगी या उसका चेयरपर्सन कौन होगा, ऑपोजिशन होगी या गवर्नमेंट होगी। लेकिन अगर आप किसी भी पार्लियामेंट को उठा लें तो वो पार्लियामेंट जो है वो एक ट्रेडिशन, एक रवायत पे कायम होता है, और उसमें बहुत सारी ऐसी रवायात होती हैं जो तकरीबन कानूनी शक्ल ले लेती हैं। तो एक रवायत जो है, बहुत अहम रवायत ये है कि ये किसको चेयरमैन बनाना है वो ऑपोजिशन जो है वो फैसला करती है। क्यों? और उसका एक मकसद ये है कि ये नहीं हो सकता कि जो वॉच डॉग हो, पीएसी एक वॉच डॉग होता है, एक तरह से एक निगरान होता है कि अकाउंटेबल रखता है वो हुकूमत को। तो ये नहीं हो सकता कि जो चौकीदार है वो भी हुकूमत का ही हो और हुकूमत ही के ऊपर चौकीदारी हो रही हो। ये इसीलिए कहा जाता है कि ऑपोजिशन का काम है कि वो देखे, वो अकाउंटेबल ठहराए और एक तरह से निगरान बने हुकूमती कार्रवाई पे। तो इसलिए ऑपोजिशन को ही दिया जाता है। अगर हुकूमत ये समझती है कि वो हुकूमत ही पीएसी का चेयरमैन बनाएगी, तो फिर एक तरह ये उस ट्रेडिशन, उस रवायत जो कि बहुत पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश्ड है, उसके अगेंस्ट होगा। तो यकीनी तौर पे पीटीआई एहतजाज करने का हक रखेगी फिर। सर पीटीआई एहतजाज करना चाहती है किसानों के लिए भी, और ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि एक होटल में जिस तरह से काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब की बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने आटे का बहरान आपने क्रिएट किया, आपने पैसे बनाए, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके पोल खोल दूंगा फॉर्म 47 की जो जीत है आपकी। तो इससे आपके कोई आपकी जो एक स्टेटेड पोजिशन है उसको कोई तकवीत मिलती है? देखिए, हमारी स्टेटेड पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है कि ये सारा जो मसला है ये पीडीएम की हुकूमत भी और उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप है और उसके बाद भी जो इलेक्शन के बाद भी हुकूमत जो इस वक्त करंट हुकूमत है, ये सब ही इस सारे क्राइसिस में किसी ना किसी हद तक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जब केयर टेकर हुकूमत ने अपना फैसले कर भी दिए और उसके बाद वो इंपोर्ट शुरू भी हो गई, तो जो नई हुकूमत आई थी, बहुत सारे जहाज़, एक स्पेशल जहाज़ तो उसके बाद इनकी हुकूमत आने के बाद वो लगा है। तो अगर नई हुकूमत आ गई थी तो उनको कम से कम ये रोक देना चाहिए था इमीडिएटली। तब तक शायद ये क्राइसिस इतना ना बढ़ जाता जितना बढ़ गया, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद भी इंपोर्ट होती रही है।
तो इसलिए इसकी तहकीकात करना फिर हम वापस आ जाते हैं कि कौन करेगा, क्योंकि जब तक ये इसलिए पीएसी का ये बड़ा एक अहम ओहदा होता है कि इस किस्म के मामलात में वो प्रोब कर सकती है, और इसीलिए चेयरमैन उसका जो है वो अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका अली ज़फ़र साहब ने वक्त निकाला हमारे लिए। हम यहाँ वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या काबीना में शमूलियत इख्तियार कर लेगी? क्या बजट से पहले होगा, बजट के बाद होगा? क्या हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माइंड में, चल क्या रहा है? बात करेंगे वक्फे के बाद। इस वक्त जो अदलिया के हवाले से एक पैकेज की बात की जा रही थी कि किसी की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल कर दिया जाए, कुछ एज फैक्टर्स थे जिनके ऊपर कानून साजी की जानी थी। अब ये मामला सारा खटाई में पड़ गया है या ये बाद में भी होगा, इस पर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स आज फैज़ाबाद धरना सिटन की ऑफ कोर्स कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी। वो फाइंडिंग्स क्या थी, बल्कि किसी ने जहमत नहीं की बकौल काजी वाइज ईसा साहब के कम अज़ कम निकल के जाके सवाल ही पूछते थे, और सब ने एग्जॉनरेट किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को। और ये वही हुकूमत है जो कि बार बार उनको ही इल्ज़ाम धरती रही है और उनको बार बार कटहरे में लाने की बातें भी करती रही है, लेकिन आई गेस उनकी पोजीशन भी शायद इस पर चेंज हो गई है। हमारे साथ मौजूद है हसन रज़ा पाशा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर। सर, एक तो ये जो जुडिशल पैकेज की बात कर रहे थे, आपको लगता है ये जो इस्लाहात ये लाना चाह रहे थे ये किसी मैलिफाइड इंटेंट के तहत थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ये होता तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान शायद वो ना बन पाते, फिर मंसूर अली शाह साहब का 3 साल कम हो जाते। तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई मैलिफाइड इंटेंट है हुकूमत की? मेरा ख्याल है कि ये र्यूमर्स हैं, चूँकि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबर्स का इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ जनाब चीफ जस्टिस साहब की सदारत में, उसमें मामला कुछ और था। आपको याद होगा कि 6 महीने पहले एक कमेटी बनी थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की क़यादत में, जिसमें रूल्स की तरमीम चाहिए थी, जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में अमेंडमेंट के लिए, और उसके लिए तमाम जो बार कौंसिल के जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ दी हुई थी, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने तरमीम का एक मुसवदा पिछले 4 साल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया हुआ था। क्योंकि हमारा कंसर्न ये था कि जो हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस की एलिवेशन होती है वो तरीकाकार ठीक नहीं है। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं होती, लिहाजा रूल्स में अमेंडमेंट की जाए और इनसे बेहतर होगा, क्योंकि वकला भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं जुडिशरी की तरह। क्योंकि जो इस तरह की फॉर्मेशन अभी बनी हुई थी सुप्रीम जुडिशल कमीशन की, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो फॉर्मेशन इस तरह थी कि सिर्फ जजेस के ही नॉमिनी उनका नाम उनका डिस्कस होता था और वो फिर थ्रू हो जाता था और वो बन जाते थे, और वकला के नुमाइंदे एतराज के बावजूद या कोई ऑब्जेक्शन रेज करने के बावजूद उनको खातर में नहीं लाया जाता था, तो उसमें कोई फायदा नहीं था बैठने का। तो ये इस तरह के रूल्स थे। और वो फिर आपको ये भी याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बाकी भी स्टेक होल्डर से राय ली और फीमेल जजेस से राय ली, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की थी, चाहे सिविल जजेस की थी, चाहे हाई कोर्ट के। तो वो उसको फाइनल करने के लिए जब इजलास हुआ, तो बाय वर्च्यू ऑफ डेजिग्नेशन लॉ मिनिस्टर आदम नदीर तारड़ साहब भी चूंकि उसके मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये कहा कि हम बजाय इसके कि आप इसको स्टार्ट करें, हम आइन में तरमीम करना चाहते हैं और ये मामलात आर्टिकल 175 में ये मज़ीद तरमीम करके तो ये बेहतरी लाना चाहते हैं। तो लाजमी तौर पे जो सदारत कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी मेंबर्स, उन्होंने उनको कंसेंट दी कि ठीक है वो मुसवदा बनला के पेश करे, हम उसको भी देख लेंगे। तो उस पर तो मेरा ख्याल है कि जब क्वेश्चन किया गया तारड़ साहब से कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अभी मुझे कोई इस किस्म का मैंडेट हुकूमत से की तरफ से नहीं मिला। अलबत्ता 6 में गोइयां जारी हैं, और आपको याद होगा कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बारे में भी यही 6 में गोइयां थी कि इनका टेन्योर बढ़ाया जा रहा है,
जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के वक्त भी यही थी, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वक्त भी यही थी। तो ये र्यूमर्स जारी रहती हैं। क्या इन्होंने किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचना है, ये तभी पता चलेगा कि अगर कोई ऐसा मुसवदा हुकूमत पाकिस्तान लेकर आएगी तो शायद फिर। तो सर मुद्दत मुलाजमत जो है जजेस साहिबान की, हम तो यही कहते थे कि जजेस साहिबान जिस तरह से कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से चेंज होते हैं वो कम से कम किसी फॉर्मूले के तहत होते हैं, किसी रूल के तहत होते हैं। हम तो यहाँ 2/3 अक्सरियत से चीफ्स को भी एक्सटेंशन दे देते हैं, और जो हुकूमत मुलाजमत में उनको तोसी देना चाहते हैं वो अपनी हुकूमत वक्त को तोसी देने के लिए या उसको 5 साल मुकम्मल करने के लिए तो कर नहीं सकते कुछ। तो ये कानून साजी आपको लगता है कि मतलब इस पर कोई इफेक्ट डालेगी, कोई बेहतर इफेक्ट डालेगी? देखिए, पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी पे हमेशा ऑब्जेक्शंस आए, वो नहीं होनी चाहिए। अगर फर्ज कर लें, अगर सिर्फ एक टेन्योर बढ़ाना है किसी चीफ जस्टिस का तो वो बड़ी ज्यादती है, उस पर हम भी ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप जा रहे हैं कि तमाम जजेस की जो एज है वो 65 से 68 करने जा रहे हैं, तो उसमें फिर बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन की उनको राय लेने चाहिए। जिस तरह के जो ये मौजूदा हुकूमत है या इसके जो लॉ मिनिस्टर हैं, ये अपने पिछले 16 माह के टेन्योर में हमसे मशवरा करते रहे हैं बार काउंसिल से इदारे के तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहस तलब हैं, इनको देखा जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ एक का करना है तो वो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब इक़दाम है। अच्छा सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जो आज फैसला आया है, फैसला तो नहीं लेकिन कम से कम वो जो मुअत्तल कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो ये अब आर्टिकल 51 की तशरीह और आर्टिकल 106 की तशरीह होनी है। और तारड़ साहब इस पर भी थोड़ा सा उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्या काश के कोई लार्जर बेंच इसका फैसला देता, हुक्म इम्तना जारी करता। तो ये तो 3 मेंबर बेंच थे। तो आपको लगता है कि जो ये फैसला है वो ठीक है, क्योंकि जो 78 सीटें मखसूस नशिस्तें हैं वो अगर मैंडेटेड जो जीतने वाले हैं उनके हवाले से उनकी पार्टीज को नहीं मिलेंगी तो ये नुकसान है। ये अलग बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब पॉलिटिकल पार्टी है नहीं है, उसने सीट जीती नहीं जीती, लड़े नहीं लड़े। आपको लगता है इससे बरअक्स ये फैसला ठीक होगा कि ये नशिस्तें जो है कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले? देखिए, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन केस हम इसको कहेंगे। इससे पहले इस किस्म का कोई केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन की तशरीह के लिए नहीं आया। आर्टिकल 51 है और आर्टिकल 51 के तहत ही ये चीज़ है कि जब स्पेशल सीट्स की बात आती है तो वो जो उस तनासुब के साथ उस पार्टी को दी जाती हैं जो कि उनकी पार्लिमान में जिस तनासुब के साथ उनकी वो इलेक्शन जीत के आते हैं और उनकी सीट्स होती हैं। अलबत्ता आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्किप करना पड़ता है या उसको सीट्स नहीं दी जाती तो उसकी सीट्स और तकसीम करी जाए बाकी पार्लिमानी पार्टियों को, क्योंकि ये आइन में नहीं है और आइन की तशरीह होनी चाहिए। और जहां तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का तल्लक है, ये जो 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला किया है, उन्होंने अपने ही फैसले में ये भी लिखा है कि उन्होंने मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर कर दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये कमेटी यह फैसला करे कि चूंकि ये आइनी हवाले से आइन की तशरीह तलब मामला है तो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक गालबन 4 के तहत लार्जर बेंच ही कर सकता है। तो लार्जर बेंच तो अच्छी बात है, लार्जर बेंच होना चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि कलेक्टिव विजडम आएगा तमाम। अगर जहां पे 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का फैसला है वहां पे अगर 6 या 7 जजेस साहबान का हो तो वो ज्यादा क्लैरिटी आएगी और बेहतर होगा। इसमें किसी को मेरा ख्याल है एतराज करने की जरूरत नहीं है, खुश आइंद बात होगी ये। पाशा साहब, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आपसे से पूछना चाहूंगी, क्योंकि किसान जो हैं वो आ रहे हैं सड़कों पर अपने मवेशी लेकर, अपने खवातीन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, और उसके बाद धरना देंगे। और आपको पता है कि ज्यादती हुई है उनके साथ, और जिस तरह से हमने इंपोर्ट की वीट जब हमें नहीं करनी चाहिए थी, और इसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं, ये किसको आपको लगता है कि
किसको फाइंडिंग ये करनी चाहिए, किसको इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि कोई इसकी कम से कम सच निकाल के बाहर लेकर आए? कोई कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन हो या किसी और तरह का कोई कमीशन बनाया जाए, क्योंकि हुकूमत भी मुलव्वस नजर आती है और इंटरिम सेटअप भी। असल में इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मामलात सारे के सारे, इलेक्शन की डेट भी अनाउंस करनी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, कोई किसी की सीट का मसला है, डी सीट करना है नहीं करना वो भी, यानी कि जो काम पार्लिमान ने करने हैं वो खुद ही हमारे सियासतदान अदालतों में ले जाते हैं, और अदालतों को भी जब लेके जाते हैं तो उनको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है कि ये इसका जज है, ये बेंच इस तरह है उस तरह है, मलाइन किया जाता है और बड़ी नेगेटिविटी अटैच हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, पार्लिमान को अपना काम खुद करना चाहिए और इंतजामिया को अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि हम मशरती उलूम पढ़ा करते थे तो वहाँ पे लिखा होता था कि मुसलसल क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक यही कि प्यारे बच्चों हमारा मुल्क ज़रई है, खाक ज़रई रह गया है, हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है, और किस तरीके से ये सारे मामलात किसानों को जिस तरीके किसी ने ये नहीं सोचा कि जो दरमियान में जो बैठा है, जो कि जिसने कार्टल बनाया वो होता है मंडी में, वो जो कमीशन एजेंट जो है वो सारा पैसा वो ले जाता है। अगर एक किसान, आप यकीन करें कि गोभी का फूल मंडी में सुबह 5 रुपए का बेच करके आता है, तो अगर वो 2 या 3 बजे वही गोभी का फूल मार्केट से लेने जाए तो उसको 100 रुपए का मिलता है। और लग यही रहा है कि कम से कम आज के फैसले से 3 जून तक, जब तक ये समाअत शुरू नहीं होती, 78 लोग जो हैं वो वोट नहीं करेंगे। इससे 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत की वो खटाई में पड़ जाती है, और ये जुडिशल पैकेज जो ला रहे थे वो तो डेफिनेटली बैक बर्नर पर चला जाता है। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।